आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा। सर्वप्रथम अपने उन सभी दर्शकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई जिनका आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में न्यायालय के कार्य स्थानीय भाषा में करने पर बल देते हुए कहा कि साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है। और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया, तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। लेकिन उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं,
मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अपने संसद को संबोधित करते हुए सही शब्द पर एक बार फिर नहीं बोल पाए, जिसका वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने खिंचाई। अकार्सस के अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाइडेन के भाषण की एक क्लिप पोस्ट की है। उन्होंने अपलोड वीडियो के कैप्शन में अलार्मिंग लिखा है। क्लिप में बाइडेन को क्लेप्टोक्रेसी शब्द पर लड़खाते हुए देखा जा सकता है। Enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy, and the guys who are the kleptocracies. But these are bad guys. उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दिया कि गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी आईएसआई के संपर्क में था। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2022 को अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी ने श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा यूएपीए के विभिन्न सेक्शनों की बढ़ोतरी की गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 5/4/22 को यूपी एटीएस के द्वारा ग्रहण की गई। यूपी एटीएस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा से विस्तृत पूछताछ की गई तथा अभियुक्त के निशादेही पे बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। अभियुक्त विभिन्न आतंकी संगठनों के रेडिकल प्रीचर तथा आईएसआईएस के संबंधित आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो व वीडियो से पूर्णतया प्रभावित था। अभियुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट के समक्ष वर्ष 2013 में संसारुल तौहीद की बैयत उर्फ शपथ ली थी तथा वर्ष 2014 में इस संगठन का विलय आईएसआईएस में हो गया था। तदुपरांत अभियुक्त द्वारा 2020 में आईएसआईएस संगठन की पुनः शपथ ली गई। अभियुक्त द्वारा अपने बैंक खातों के माध्यम से लगभग 8.5 लाख भारतीय रुपये यूरोप और अमेरिका के अलग अलग देशों में आईएसआईएस संगठन के समर्थकों के माध्यम से उक्त संगठन की आतंकवादी गतिविधियों के सहयोग के लिए भेजा गया। अभियुक्त द्वारा आतंकवादी घटना कार्य करने के उद्देश्य से
इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न आग्नेयास्त्रों जैसे AK-47 राइफल, M4 कार्बाइन, मिसाइल टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित आलेखों एवं वीडियो को देखा तथा पढ़ा गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा एयर राइफल से पिस्टल की प्रैक्टिस की गई, जिससे असली हथियार मिलने पर उक्त उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। अभियुक्त द्वारा ISIS की आतंकी विचारधारा के क्रम में अपने आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए लोन वोल्फ अटैक शैली में श्री गोरक्षनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर बांके से जानलेवा हमला किया गया और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की राइफल को छीनने का प्रयास किया गया। अभियुक्त की मूल योजना सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर बांके से यूपी STF को बड़ी सफलता मिली। बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के 13 वर्षीय मासूम आदित्य उर्फ अनुज कसौधन का अपहरण बीते सप्ताह हुआ था। यूपी STF व विभिन्न टीम के अधिकारियों ने गहन छानबीन के बाद गोरखपुर के सजनवा में शनिवार की सुबह दबिश देकर मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया। हम लोग आ गए, कोई बात नहीं, बस आ गए हम लोग घर से, तुम्हारे आ गए घर से आ गए। बस पानी ला रहे हैं बाबू, पानी ला रहे हैं आपको, हम पानी ला रहे हैं आपको, घर घबराइए ना। घर घर तुम्हारे घर से आए, पापा का। अरे ब्लेड दे, हम ब्लेड दे, पकड़िएगा, पकड़िएगा ब्लेड दे, काट दे, पकड़िएगा ना, कुछ खिलाए बता देते हैं। हां टिकट करो दादा। इस कार्रवाई में अपहरणकर्ता आदित्य सिंह व सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अधिकृत जानकारी देते हुए बस्ती के पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुधौली से हुए अखंड कसौधन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने STF की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपराध को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्विलांस की टीमें लगी थी, उन्होंने अपहृताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी, और ये जानकारी थी कि अपहृताओं के पास में हरे रंग की HF डीलक्स बाइक है। इसी में HF डीलक्स बाइक के संबंध में हमारी टीमें कई जगह पर सर्च कर रही थी। थाने के पास में हमारी एक टीम SI जनार्दन प्रसाद, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, नंद किशोर विश्वकर्मा और चंद्रकेश प्रजापति के नेतृत्व में लगी हुई थी। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहृता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्विलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में STF भी साथ में आ गई। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौधन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे और पहले से उसको बच्चे को जानते थे। उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। उनकी सूचना के आधार पर जनपद बस्ती की पुलिस और STF की टीम जाकर के सजनवा गोरखपुर से उन्होंने अखंड कसौधन को सकुशल बरामद किया है और उसके ऊपर वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण आज मध्य रात्रि 12:15 से लगेगा, जो प्रातः 4:08 तक प्रभावी रहेगा। सूर्य ग्रहण को अमेरिका व उसके आसपास के देशों में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज PM सिटी वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी CM ने लाइन में लगकर पर्ची कटवाई, उसके बाद डॉक्टरों के बीच पहुंच गए। इस दौरान चिकित्सालय में गंदगी व लापरवाही देखकर कड़ी फटकार लगाई। बस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रावधानिकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, परिवहन राज्य मंत्री जयशंकर सिंह, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री
रजनी तिवारी, सांसद हरीश द्विवेदी ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए स्थापित किए गए कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण रात देश में बढ़ रहे विद्युत संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देशों के क्रम में आज उर्दिलपुर वार्ड में जन समस्याओं के समाधान हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने आकर अपनी समस्याओं को रखा। इस संदर्भ में पार्षद मनु जायसवाल ने कहा कि